नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और फाइनली मेरा जुकाम पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो अब क्लासेस लगातार मैं अपलोड करूँगा। और ये जो हमारी क्लास है ये 13 नंबर की होने वाली है। इससे पहले हम 12 क्लास करवा चुके हैं, जिसकी जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो। और आज की इस वीडियो में जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 में एग्जाम हुआ था, तो 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसकी पहली शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चंस मैथ के आए थे उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बेस्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपको आसानी से समझ में आएगा और एग्जाम में आपकी समय बचाने में भी मदद करेगा, और कैसा भी सवाल हो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा टारगेट रहने वाला है 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए पेन कॉपी उठाइए और मेरे साथ सॉल्व करिए, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम लाइक का जो टारगेट है वो रखते हैं 100 लाइक्स हमारे इस वीडियो पे होने चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो कि है 26 नंबर का। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज होगा और इनकी भुजाएं हैं। एक कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, दूसरी है 51 सेंटीमीटर और तीसरी है 63 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 63 सेंटीमीटर भुजा के संगत इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये वाली जो है ऊंचाई इसको ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है। जब भी हमें जो त्रिभुज का एक एरिया निकालना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ए मतलब ए इंटू एच हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एरिया अगर मिल जाए, क्योंकि आधार हमको 63 दिया हुआ है, तो एच हमारा निकल आएगा। एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, जिसको हम हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। एस अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसमें एस क्या होता है, तो तीनों जो यहाँ पे भुजाएं हैं उनका योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और उसके भाग में 2 कर देते हैं, इससे एस निकल आता है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, तो इनका बना 30 81 81 3 84 8 144, 144 में 2 का भाग देंगे, तो जो एस की वैल्यू है वो 72 निकल के आ जाएगी। तो एस की वैल्यू हम 72 इस फॉर्मूले में यहाँ पे हीरोज फॉर्मूले रख देंगे 72। एस माइनस ए करेंगे, 72 में से 30 घटाएंगे तो 42 बचेगा, इंटू एस माइनस बी 72 में से 51 घटाएंगे तो 21 बचेगा, इंटू 72 में से 63 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब अंडर रूट से सारी संख्या को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले हम अंडर रूट के अंदर छोटी छोटी करके लिख लेंगे। जैसे कि 6 गुणा 6 6 36 दूनी 72 इंटू 7 गुणा 21 दूनी 42 इंटू 7 गुणा 3 इंटू 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे जब हम, तो अलग कलर से कर लेते हैं। ये 6 से 6 2 बार है तो एक 6 बाहर निकल आएगा, 7 से 7 2 बार है तो ये 7 बाहर निकल आएगा, 2 1 2 बार है तो ये 2 बाहर निकल आएगा, फिर 3 4 बार है तो 3 2 बार निकलेगा, यानी कि 3 तर का 9 बाहर निकल आएगा। तो 9 दूनी 18 और 6 7 42 गुणा 18 हमारा एरिया आ जाएगा। यहाँ पे 42 इंटू 18 इस तरह से हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो डायरेक्ट हम जो फॉर्मूला है यहाँ पे रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले इसको हम छोटा करके एक साइड में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एरिया जो हमारा निकला है, कितना निकला है, 42 इंटू 18 बराबर 1/2 है। इंटू करेंगे 63 आधार दिया गया है, ऊंचाई हमको एच निकाल ली है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 21 दूनी 42 हो जाएगा और 21 तिया 63 हो जाएगा, 3 से 6 बार कट जाएगा तो 3 छंग 18, 6 दूनी 12 है तो 2 इस तरफ जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि जो एच की वैल्यू है वो 24 निकल के आ जाएगी। आप भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला सवाल थोड़ा टाइम ले लिया है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा है 27 नंबर का। और इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 36 विद्यार्थी थे, औसत आयु 12 है। ठीक है, यदि शिक्षक को भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है, यानी कि एक एक साल बढ़ रही है 36 विद्यार्थियों की। तो 36 विद्यार्थियों की एक एक साल बढ़ेगी तो 36 साल तो ये बढ़ जाएगी, जबकि टीचर की खुद की भी 13 उसमें हो रही है, तो 13 इसमें भी ऐड कर लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 49 ईयर हमारे जो शिक्षक की आयु है वो निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है 28 नंबर का। एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है। एक पाइप मतलब कि हम ए मान लेंगे, जो कि 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप यानी कि दूसरे पाइप को हम बी मान लेते हैं। पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली करता है। 90 मिनट में खाली करता है, यानी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप खोल रहे हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, 90 आ जाएगा।
तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 आ जाएगी एफिशिएंसी, बी की जो एफिशिएंसी है 1 आएगी, लेकिन खाली कर रहा है तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है भैया, दोनों को टैंक खाली है और टैंक की जो एफिशिएंसी है एलसीएम जितना रहता है वो उतनी होती है, यानी कि 90 होती है। तो करने में और दोनों पाइप खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में काम कितना होगा, 10 भरा जाएगा, एक खाली हो जाएगा, यानी कि 9 इकाई जो है यहाँ पे 1 घंटे में काम होगा। चूंकि 90 है और 1 घंटे में 9 इकाई काम होगा तो ओवरऑल लगेंगे हमारे 10 घंटे, यानी कि 10 आवर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 29 नंबर का, और एक समीकरण दिया गया है टाइप का और सिंप्लीफिकेशन जैसा सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले हमको इस संख्या जो दिख रही है तो इस संख्या को हम ए मान लेंगे अगर, तो ये ए क्यू हो जाएगी। अगर इस संख्या को हम बी मान लेंगे तो ये बी क्यू हो जाएगी। तो 0.026 को ए मान लिया और 0.02 को बी मान लिया, तो ये जो संख्या है ये बी स्क्वायर नजर आ रही होगी, और ये जो संख्या है ये दोनों का गुणनफल ए बी नजर आ रही होगी, और ये बी का स्क्वायर नजर आ रही होगी। अब चूंकि इस समीकरण को अगर हम बनाएंगे तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर होगा, तो ए का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए बी और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो कि होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब इसको हम बटे में इसी संख्या को अगर लिख देंगे इसके बराबर इसको, और बटे में जो संख्या है हमारी ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बचेगी, तो इस संख्या तो ये संख्या कट जाएगी, ओवरऑल जो बचेगा ए माइनस बी बचेगा। तो ए की जो वैल्यू हमने रखी थी 0.026 रखी थी, माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू 0.02 रखी थी, माइनस करेंगे अगर हम तो 0.006, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 30 नंबर का, 2600 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से जो है ब्याज संयोजित होता है। तो देखो कोई सा भी हो 20% ब्याज हो रहा है, यानी कि 100 की जो चीज है वो 120 हो रही है, अगली बार भी 100 की चीज 120 हो जाएगी, वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। तो 1 2 0 से 1 2 0 जुड़ेगा, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144, और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 यहाँ पे बचेगा, यानी कि 100 से 144 यहाँ पे ब्याज के बाद जो है मिश्र धन हो रहा है। अब चूंकि राशि कितनी थी 2600 की, क्योंकि राशि 100 के बराबर हमने मानी थी, 100 की अगर वैल्यू 2600 है तो 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2600 बटे 100 इंटू 144 इस तरह से हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दोनों जीरो कट जाएंगे। 4 से 24 इकाई का अंक अगर 4 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी एक ही इसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 31 नंबर का, कह रहा है कि योगिता और अमन का जो मिलाकर व्यवसाय में निवेश है 52,200 है, वर्ष के अंत में 5800 का कुल लाभ में से 1700 अमन का हिस्सा है, तो अमन का निवेश कितना होगा। देखो आपको पता होगा कि जो निवेश का अनुपात होता है सभी में, वही अनुपात उनके लाभ के बराबर भी अनुपात सेम रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या लाभ दिया गया है, कितना टोटल 5800, जिसमें से एक अमन है और एक योगिता है। अमन को 1700 का लाभ हुआ है, तो बाकी का जो 4100 का लाभ है वो योगिता को होगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये रेशियो इनका जो है लाभ का आ जाएगा, तो यही इनके निवेश का भी रहेगा, मैंने जैसा कि बताया है। तो दोनों रेशियो की जो वैल्यू है वो 58 आ रही है, जो कि निवेश की वैल्यू 52,200 ही है, तो 52,200 टोटल निवेश है। अब चूंकि अमन का पूछा गया है तो अमन का जो है 17 है, तो 17 की वैल्यू निकालने के लिए हम 52,200 में 58 से भाग देकर 17 से गुणा कर देंगे। अब इस संख्या को हम काटेंगे तो ये लगभग 9 बार कट जाएगी और 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। 900 से गुणा करेंगे तो 17 नंबर होता है 153 और 2 जीरो हैं, तो 15,300, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 32 नंबर का, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि 8 वर्ष पहले ही हम लोग -8 में चले जाते हैं पहले से। तो जो ए की आयु है और ए बी की आयु है, तो यहाँ पे मान ले कि ए की आयु अगर एक्स थी, सॉरी बी की आयु से 3 गुनी थी, तो बी की अगर एक्स थी तो ए की उस समय पे 3x होगी। तो आज के समय पे 8 साल पहले की है, तो आज के समय पे ए की जो आयु है वो 3x + 8 हो जाएगी, और जो बी की वैल्यू है वो x + 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी। फिर से 8 वर्ष की बात कर रहा था कि 8 वर्ष फिर से जोड़ देंगे, इसमें +8 और +8 कर देंगे, कितनी हो जाएगी, ए की बी से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि इनका जो रेशियो है वो 2:1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 3x प्लस 16 आ जाएगा बराबर 2x प्लस 32 आ जाएगा। 2x इस तरफ आएगा तो x 16 इस तरफ जाएगा तो x की जो वैल्यू है 16 निकल के आ जाएगी। यानी कि क्या पूछ रहा है, a की वर्तमान आयु कितनी थी, 3x प्लस 8 थी a की। तो x में 3 का जो है x में मान रख देंगे, 3x बोलती है 48, 48 प्लस 8 56। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 33 नंबर का, x और 250 का मध्यानुपाती 50 है, तो x का मान ज्ञात करना है। मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर a इंटू बी होता है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, x दी गई है, b की वैल्यू कितनी दी गई है, 250 दी गई है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, बराबर करेंगे तो ये 50 निकल के आएगा। दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा और यहाँ पे 250 x निकल के आएगा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 से 100 बार सॉरी 10 बार कट जाएगा तो x की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर का, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बढ़ते क्रम में 51 है, उसमें सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, औसत है, क्योंकि औसत 51 है, टोटल कितनी संख्या है 7 है, यानी कि 3 जो संख्या है वो इस तरफ आएंगी, 3 जो संख्या है वो इस तरफ आएंगी, क्योंकि तो यहाँ पे एक 49 आ जाएगी, एक यहाँ पे 47 आ जाएगी और एक यहाँ पे 45 आ जाएगी विषम। तो पूछ क्या रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो सवाल है, मनोज को 50% की छूट पर एक नया पर्दा मिला, ठीक है। यदि मनोज को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 251 रुपये अतिरिक्त पे करने पड़ते। मनोज के पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। अब चूंकि 50% का डिस्काउंट मिला है, अगर नहीं डिस्काउंट मिलता तो 251 एक्स्ट्रा पे करता, यानी कि 50% की वैल्यू ही तो 251 है, तो 100% की वैल्यू ही तो ऐसे दोगुनी हो जाती, यानी कि इतने ही और पे करने होते और इतने ही इसने पे किए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, 100 आदमियों के लिए 13 हफ्तों का राशन है, ठीक है भैया। 100 लोग हैं और 13 हफ्ते तक वो लोग यहाँ पे राशन यूज कर सकते, इतना व्यवस्था था। जब 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है भैया, 130 आदमी हो जाते हैं 30 और बढ़कर, तो राशन कितने हफ्तों में, तो एक्स यहाँ पे मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 से 10 बार चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर का, अभिजीत अपनी सामान्य चाल की 3/7 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। क्योंकि इसकी अगर वो 7 की चाल से चलता तो उसको जितना समय लगना था उतना ही लगता, लेकिन 3/7 की चाल से चल रहा है, यानी कि जो 4 रेशियो का समय कम हो रहा है उसमें 24 मिनट का अंतर आ रहा है, यानी कि 1 रेशियो की जो वैल्यू है यहाँ पे 6 मिनट आ जाएगी। क्या कह रहा है कि उसे अपने घर से कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो चूंकि 3 की उससे जा रहा है ये स्पीड से, तो 6 मिनट एक रेशियो की वैल्यू है, तो 3 की जो वैल्यू है 3 गुणा 6 यानी कि 18 मिनट इसको लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। एक घनाभ, घनाभ कैसा रहता है, इस तरह से रहता है घनाभ, और इस तरफ से इस तरह से घनाभ बनता है, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो है क्या दी गई है, लंबाई, लंबाई ये हो जाएगी 5x, इसमें जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगी। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई ऊपर से इस तरफ आ जाएगी तो ये 3x हो जाएगी, ऊंचाई ये आ जाएगी जो कि 2x हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 992 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना दिया गया है, 992। इसमें मान रख देंगे हम, तो 2 से डायरेक्ट इसको काट देंगे हम यहाँ पे, सॉरी 2 को यहाँ पे इससे 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 छक्के 12, 4 96। L इंटू बी करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस BH करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर और 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर कितना है, 496। दोनों को सभी को जोड़ेंगे, 15 से 21 10 31x स्क्वायर, 31x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 496। 31 से डायरेक्ट काट देंगे, 31 से कम 31, यहाँ पे बचेगा 18, तो ये लगभग 6 बार कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 4 निकल के आ जाएगी, सभी में रख देंगे।
इसमें रखेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है इसका आयतन, आयतन कितना होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो 12 8 96 और 96 दूनी कितना होता है 1920, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समचतुर्भुज इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है भैया, दो विकर्ण दिए गए हैं, एक ये विकर्ण है एक ये विकर्ण है। लंबाई पूछी गई है 10 सेंटीमीटर एक की, यानी कि एक तरफ की 5 एक तरफ की 5 हो जाएगी। इसकी 24 दी गई, यानी कि एक तरफ की 12 एक तरफ की 12 हो जाएगी। अब आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी, ये लंब कर्ण वाली, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ट्रिपलेट होती है 5 12 13, इसमें अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाएगी। तो ये वाली भुजा 13 हो जाएगी, ये वाली भुजा 13 हो जाएगी, ये वाली भुजा और ये चारों भुजाएं 13 की सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो परिमाप की लंबाई पूछ रहा है, तो 13 हो जाएंगी चारों, तो 13 चौका 52 परिमाप आ जाएगा सभी भुजाओं का योग यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 नंबर का सवाल, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। ठीक है, अगर एक भाग x है, ठीक है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। यदि दोनों भागों का अनुपात 7:5 है तो छोटे भाग को x मानकर इस स्थिति में दर्शाने को समीकरण कौन सा सही होगा ये बताना है हमको। देखो 7 और 5 यहाँ पे अनुपात इनका दिया गया है, 7 और 5, यानी कि रेशियो में कितने का अंतर है 2 का, और संख्याओं में कितने का अंतर है 10 का, यानी कि एक की जो वैल्यू है वो 5 निकल के आ जाएगी। तो एक की वैल्यू जब 5 निकल के आ जाएगी तो एक की कितनी, इसकी कितनी हो जाएगी 7 पन्ना 35, यानी कि इसकी 35 हो जाएगी और ये वाला 25 का हो जाएगा। अब क्या कह रहा है x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 25 निकल के आ गई है। अब x की वैल्यू अगर 25 रहेगी तो इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा, तो x की जगह पे 25 लिख लेंगे, जो बराबर में दोनों तरफ एक साथ आ जाएगा समान, वही सही हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो 250 प्लस 251, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद इसमें रखेंगे 25 10 35, 35 गुणा 35, ये 25 पॉसिबल ही नहीं है। 5 में रखेंगे तो 25 10 35 और 35 गुणा 5 आ रहा है 25 सत्ते, चूंकि ये वाला पॉसिबल हो सकता है 5 और 25 10 35 बराबर 7 गुणा 25, तो 5 से काटेंगे 7 से काटेंगे 5 25, ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 1/20, ऐसे सवाल को करने के लिए 1/20 10/90 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसको 90/10 लिखा जाता है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 पंचे 10, 9 पन्ना 45 और 45% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर का, एक्स व्यक्तियों को एक काम 34 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका दिया गया। ठीक है, एक्स व्यक्तियों ने अगर 35 दिन में ठेका दिया गया है तो 3 व्यक्ति इसमें से बीमार हो जाते हैं, बराबर करेंगे तो उसमें से x माइनस 3 व्यक्ति बचेंगे। तो शेष व्यक्तियों ने 35 दिनों में, सॉरी यहाँ पे 34 दिन थे, 34 दिनों में x काम कर रहे थे, तो 35 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, इनटू कर देंगे 35, तो x का मान ज्ञात करना है, इसी में से निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 34x। ठीक है, ये 35x हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 35 दिया 105 माइनस में आ जाएगा, ये 34 इस तरफ आएगा तो ये x बचेगा और इस 105 को इस तरफ भेज देंगे तो x की जो वैल्यू है वो 105 ही निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर का, अमित दो वस्तुएं 360 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। ठीक है भैया, दो वस्तुएं बेच रहा है, एक 360 की बेच रहा है और एक और 360 की बेच रहा है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 120% के बराबर है। दूसरी पे 10% की हानि हो रही है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 90% के बराबर है। तो पूरे लेन देन में लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है भैया, इसके दोनों को पहले तो क्रय मूल्य निकालने होंगे, क्योंकि दोनों चीजें इसने कितने में बेची हैं 720 रुपये में बेची हैं। दोनों को क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल आएगा, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल आएगा, इसमें करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि इसका जो मूल्य है क्रय मूल्य 400 आ जाएगा। इसका करेंगे तो इसका जो है 300 निकल के आ जाएगा। तो दोनों का जो कितना हुआ 400 300 700 हुआ। तो 700 रुपये की चीज़ है, चूँकि 720 में बेच रहे हैं, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। परसेंटेज निकाल के 100 से गुणा कर देंगे, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 7 या लगभग 3% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर का, एक मीनार के शीर्ष का उसके पास से 63 मीटर दूर स्थित, ठीक है, एक कोई मीनार है इस तरह से, तो उसके पाद से आधार से 63 यानी कि 63 सेंटीमीटर
सॉरी 63 मीटर दूर एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये उन्नयन कोण इस तरह से, तो ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है, तो ये वाला 90 होता है हमें पता है, और ये वाला 60 होता है। तो जब भी मीनार वाला सवाल आता है तो हमने बताया था आपको कि जो 30 डिग्री होता है और जो 60 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने की जो वैल्यू है वो 2 होती है, 60 डिग्री के सामने वाली √3 होती है, 30 डिग्री के सामने वाली 1 होती है। चूंकि हमें 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू दी गई है कितनी, 63 पूछी कितनी गई है, मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, यानी कि एच कितने 30 के सामने आता है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1। जब √3 की वैल्यू 63 दी गई है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 63 में √3 का भाग दे देंगे, दोनों तरफ √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 21 √3 हमारा जो है आंसर इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। 21 √3 कितना है, ऑप्शन नंबर बी में सही, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर का, 3x + 7 का स्क्वायर दिया गया है और माइनस ये दिया गया है, इसको सरल करना है। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम इस संख्या सॉरी सीधा सीधा फॉर्मूला खोल देंगे a² + b² वाला, तो 3x² का स्क्वायर करेंगे तो 9x² आ जाएगा, प्लस का 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, प्लस का 2a भी करेंगे हम तो 3 दूनी 6 7 42x आ जाएगा। अब माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो अब चिन्ह बदल जाएंगे सभी के, जो कि कोष्टक ही लगा देते हैं, तो 3 3 का 9x² प्लस का 7 7 49, माइनस का 3 दूनी 6 7 42x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 9x², प्लस का जगह पे यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 49 और माइनस की जगह पे प्लस का हो जाएगा 42x। बाकी ये जो चीज़ें हैं 9x² प्लस का 49 प्लस का 42x ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे 9x² और माइनस का ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस का 49 भी कट जाएगा, प्लस प्लस का 42x है, यानी कि प्लस का जो है 84x बचेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर का, यदि किसी संख्या के 20%, किसी संख्या मतलब x एक संख्या है, उसके 20% को यानी कि 20/100 को 84 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या यानी कि x ही आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 0 2 5 10 1/5 आ जाएगा, तो x/5 प्लस का 84/1 बराबर x है, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x प्लस 8 पंचे 4 5 420 बराबर x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5x, यहाँ पे 5x बराबर x प्लस 420 आ जाएगा, x इस तरफ आएगा तो यहाँ पे 4x बचेगा बराबर 420 है, तो x की जो वैल्यू है वो 105 निकल के आएगी, जो कि 105 किसी भी फॉर्मूले में नहीं, तो x की वैल्यू यानी कि संख्या आ गई है कितनी 105। अब पूछ रहा है संख्या का 60%, तो 60% के लिए 6/10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 21 पंचे 105, 2 से 3 बार 21 दिया 63, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर का, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50%, इस जो हमने पहली शिफ्ट में ये सवाल किया था उसी टाइप का सवाल है। कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है, तो अगर टीवी की कीमत हम लोग यहाँ पे मानते हैं इस तरह से टीवी और इस तरह से यहाँ पे वॉशिंग मशीन, टीवी की कीमत अगर 1000 है 50% कम, यानी कि वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 500 हो जाएगी। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 62% बढ़ जाती है तो 62% बढ़ेगी तो 5 छक्का 30 310 बढ़ जाएगी, यानी कि 810 रुपये हो जाएगी। टीवी की कीमत 33% कम होगी, यानी कि 670 बचेगी। ठीक है, अब कह रहा है कि तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल कीमत में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। अगर पहले यहाँ पे 6 वॉशिंग मशीन खरीदता 6 और 2 टीवी पहले खरीदता तो ओवरऑल कितना आता है 6 पंचे 3000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदता और 2000 रुपये की यहाँ पे टीवी खरीदता, तो ओवरऑल 5000 रुपये इसके खर्च हो जाते। ठीक है, अब अगर वो ऐसा करेगा 6 ये खरीदेगा और 2 ये खरीदेगा तो 6 8 4860 रुपये की तो सिर्फ वॉशिंग मशीन आएंगी, प्लस 6 दूनी 12 1340 रुपये की टीवी खरीदेगा। ओवरऑल जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49 और 3 52 और 10 6200 रुपये हो जाएंगे। चूंकि 5000 रुपये पहले लग रहे थे, अब 1200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 48 नंबर का, दो संख्याओं का गुणनफल 63 है, यानी कि संख्या एक x और एक y मान लेंगे, इनका गुणनफल कितना है 63 है, उनका अंतर दिया गया है यानी कि x - y भी दिया गया है जो कि 7 है। देखो ऐसी संख्या है तो हम सोच सकते हैं,
तो शायद सोचने पर तो 9 7 63 2 का अंतर आएगा, 21 3 63, यहाँ पे 18 का अंतर आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो फिर फॉर्मूला होता है क्या, एक तो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, जिसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2x वाई कर सकते हैं। तो अब हमको क्या दिया गया है, x माइनस वाई दिया गया है और एक्स वाई दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, चूंकि दोनों का वर्गों का ही योगफल पूछा है तो यही हमको चाहिए है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर करेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इस तरफ आ जाएगा प्लस का 2xy। तो x माइनस वाई कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस का 2xy यानी कि 63 गुणा 2 करेंगे तो 126 आ जाएगा। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 49 55 75 175 आ जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हमसे पूछा गया था तो 175 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर का, एक उबर ऑटो 71 घंटे में कितना जा रहा है, 639 किलोमीटर जा रहा है 71 घंटे में की दूरी तय कर रहा है। तो इसकी चाल ज्ञात करनी है, भाग ही दे देंगे डायरेक्ट। तो 9 7 63 लगभग 9 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 50 नंबर का आखिरी सवाल है, कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 2700 रुपये है अंकित मूल्य, जो क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यानी कि 135% अंकित किया है। अगर 100 रुपये इसका जो है क्रय मूल्य है तो इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब कि 2700 रुपये अगर 20% की छूट देंगे, सबसे पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे निकल आएगा 13 दूनी 1 26 1 27 और ये 20 आ जाएगा। 27 से काट देंगे तो यहाँ पे 100, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है 2000 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। जो कि 20% के अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है, यानी कि 540 की छूट दे देगा तो 2160 रुपये में बेच देगा। 540 की छूट देने के बाद इतने पर 540 माइनस करने पर 2160 बचेगा। क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस 2000 है और सेलिंग प्राइस 2160 हो जाएगी, तो 160 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 2000 रुपये पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 1 2 और 3 बिंदी से 1 2 और 3 बिंदी कट जाएंगी, 2 8 16 यानी कि 8% का जो है उसको फायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे 50 के 25 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। अब आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए हैं, किसी के 5 हुए हैं या फिर 10 हुए हैं या फिर 15 हुए हैं, 20 हुए हैं या फिर 25 के 25 सही हो गए हैं, तो किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगती है तो भी आप इस वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था, मिलेंगे 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।